18 जून 2026 का वह दिन महाराष्ट्र के पुणे से कुछ दूरी पर स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले की उस ऊंची चोटी पर एक खौफनाक साजिश की गवाही दे रहा था, जहां से नीचे देखने पर रूह कंपा देने वाली एक गहरी खाई नजर आती है। आसमान में छाई हल्की धुंध और पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई तेज हवा की सनसनाहट के बीच उस दिन एक ऐसी अप्रत्याशित और दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने पूरे समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक 26 साल का नौजवान जो अपनी जिंदगी के नए और जिम्मेदार सफर की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा था, जिसके घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिन आंखों में अपना पूरा भविष्य देख रहा है, वही आंखें उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर करने की तैयारी में लगी हुई हैं। वह एक ऐसा विश्वासघात था जो अपनों के लिबास में आया था, एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसकी बुनियाद उसी के अटूट भरोसे पर रखी गई थी। लेकिन असल में उस दिन लोहगढ़ किले की उस 600 फीट गहरी खाई के पास जो कुछ हुआ, वह सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत ही सोची समझी और ठंडे दिमाग से रची गई मर्डर मिस्ट्री थी, जिसे सुनकर आज भी लोगों का अपनों पर से भरोसा उठ जाता है। यह दुखद कहानी पुणे के एक बेहद रसूखदार और प्रतिष्ठित परिवार के इकलौते चिराग केतन विशाल अग्रवाल की है, जिसकी काबिलियत की मिसालें पूरा शहर देता था। इस बेहद संवेदनशील और गंभीर घटनाक्रम के विस्तृत विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आप सभी दर्शकों से एक विनम्र गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस पूरे मामले पर अपने विचार और राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। एक सजग समाज के निर्माण के लिए आपका हर एक विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। केतन अग्रवाल कोई आम लड़का नहीं था। वह सिर्फ 26 साल की उम्र में ही कॉरपोरेट जगत में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। उसने अमेरिका के बॉस्टन शहर के मशहूर बेबसन कॉलेज से अपनी एमबीए की उच्च शिक्षा पूरी की थी, और जब वह अपनी डिग्री लेकर वापस भारत लौटा, तो उसके पिता विशाल अग्रवाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 600 करोड़ रुपए के विशाल व्यापारिक साम्राज्य सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने इस होनहार बेटे को सौंप दी थी। केतन एक बेहद सीधा, समझदार और अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करने वाला नौजवान था, जो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसके पिता अक्सर अपने करीबी दोस्तों से गर्व के साथ कहा करते थे कि उनका बेटा उनके लिए किसी अनमोल रत्न से भी बढ़कर है और उनके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। अग्रवाल परिवार में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। दौलत, शोहरत, इज्जत और एक काबिल बेटे के रूप में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। पूरे परिवार को बस अब सिर्फ एक ही बात का इंतजार था कि केतन की शादी हो जाए, ताकि उनके घर के आंगन में एक नई बहू के कदम पड़े और उनका परिवार पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए। इसी तलाश के दौरान उनकी मुलाकात पुणे के ही एक कारोबारी परिवार की बेटी सिया गोयल से हुई। सिया गोयल, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, वह बाहर से देखने पर एक बेहद शांत, संस्कारी और मासूम सी लड़की लगती थी। उसके परिवार ने उसे पुणे के एक रिहायशी इलाके में एक बेकरी की दुकान खोलकर दी थी, जिसे वह खुद संभालती थी। अग्रवाल परिवार को सिया पहली ही नजर में अपने घर की बहू के रूप में एकदम सही और योग्य लड़की लगी। केतन के परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को सिया के माता पिता ने बार बार यह भरोसा दिलाया था कि उनकी बेटी बहुत ही शरीफ, घरेलू और अच्छे संस्कारों वाली है। दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी और सामाजिक रीति रिवाजों के बाद 11 फरवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम और शाही अंदाज में केतन और सिया की सगाई संपन्न कर दी गई। सगाई के बाद से ही घर में शादी की तैयारियां इस कदर शुरू हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला हो। अग्रवाल परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। शादी के लिए राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर का एक बेहद आलीशान, ऐतिहासिक और शाही पैलेस बुक किया गया था, और इस पूरी शादी का अनुमानित बजट करीब 17 करोड़ रुपए तय हुआ था। मेहमानों को पुणे से उदयपुर ले जाने के लिए दो दो प्राइवेट चार्टर्ड विमानों की बुकिंग तक एडवांस में हो चुकी थी। केतन अपनी होने वाली पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, और वह अपने दिमाग में नए जीवन के खूबसूरत सपने सजा रहा था। लेकिन यह बात
घर के किसी भी सदस्य को मालूम नहीं थी कि जिस लड़की के लिए 17 करोड़ रुपए का आलीशान मंडप सज रहा था, उस लड़की के दिमाग में एक अलग ही खौफनाक और जानलेवा साजिश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। सिया ऊपर से तो केतन के साथ हंसती मुस्कुराती थी और उसके साथ शॉपिंग पर जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस शादी से बेहद नफरत करती थी। सिया की जिंदगी का एक ऐसा गहरा और काला राज था जिसे उसने अग्रवाल परिवार ही नहीं बल्कि खुद अपने माता पिता और दुनिया की नजरों से बहुत ही शातिराना तरीके से छुपा कर रखा था। वह राज था उसका पुराना प्रेमी 22 वर्षीय चेतन चौधरी। चेतन चौधरी की पुणे की कृषि उत्पन्न बाजार समिति यानी एपीएमसी मार्केट में एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी, और इत्तेफाक देखिए कि उसकी यह दुकान ठीक उसी बाजार में स्थित थी जहां सिया की अपनी बेकरी की दुकान थी। उन दोनों की मुलाकात लगभग 1 साल पहले इसी बाजार की व्यावसायिक घमाघमी के बीच हुई थी, और देखते ही देखते वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उन दोनों का यह रिश्ता सिर्फ सामान्य जान पहचान या दोस्ती तक सीमित नहीं था। पुलिस की बात की गहन तकनीकी जांच में जो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई, उसने कानून के रखवालों के भी होश उड़ा दिए। सिर्फ 1 साल के भीतर सिया और चेतन के बीच 2000 से भी ज्यादा बार फोन पर लंबी बातचीत हुई थी, और इन दोनों ने लगभग 240 घंटे एक दूसरे से फोन पर गुजारते हुए अपनी गुप्त दुनिया बसा रखी थी। सिया चेतन के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे केतन की बेहिसाब दौलत, उसकी काबिलियत, उसका सामाजिक रसूख या उसका पवित्र भरोसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। केतन को हालांकि कहीं से इस बात की हल्की सी भनक लग गई थी कि सिया का अतीत में कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड था। जब केतन ने बेहद शालीनता से यह बात सीधे सिया से पूछी, तो सिया ने अपनी मासूमियत और आंसुओं का नाटक करते हुए बहुत ही सफाई से झूठ बोल दिया कि वह उसके अतीत की एक सामान्य बात थी जो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और अब उसका उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है। सीधे साधे और साफ दिल के केतन ने अपनी मंगेतर की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और उसके इस सफेद झूठ को सच मान लिया, क्योंकि वह अपनी होने वाली पत्नी का सम्मान करता था। उसे लगा कि अब सिया सिर्फ उसकी है और उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन सिया के शातिर दिमाग में तो कुछ और ही खौफनाक चल रहा था। सगाई के बाद जब शादी की तारीखें नजदीक आने लगीं, तो सिया को लगने लगा कि केतन उसके और चेतन के प्रेम संबंधों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन चुका है, जिसे हटाना बेहद जरूरी है। सिया अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने शादी तोड़ने की बात सीधे सीधे अपने परिवार या अग्रवाल परिवार से कही, तो समाज में उसकी भारी बदनामी होगी और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने और अपने प्रेमी को पाने के लिए एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसके बारे में सोचकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाए। उन्होंने तय किया कि वे केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे, ताकि न तो शादी हो और न ही किसी को उनके अफेयर का पता चले। शादी से पहले केतन ने अपनी मंगेतर के साथ कुछ अच्छे पल बिताने के लिए इंडोनेशिया के खूबसूरत पर्यटन स्थल बाली का एक बेहद आलीशान ट्रिप प्लान किया था। फ्लाइट के टिकट कट चुके थे, 5 सितारा होटल बुक हो चुके थे और सारी तैयारियां पूरी थीं। जिस दिन उन्हें पुणे से उड़ान भरनी थी, केतन ने बहुत खुशी खुशी अपना सामान पैक किया। 6 तारीख को जब वे दोनों एयरपोर्ट पहुंचे, तो एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच और गहमागहमी के बीच एक बेहद अजीब और संदेहास्पद घटना घटी। जब इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के लिए पासपोर्ट दिखाने की बारी आई, तो केतन के हैंडबैग से उसका ओरिजिनल पासपोर्ट गायब था। केतन ने हैरान होकर अपना पूरा बैग छान मारा, एक एक चेन खोलकर देख ली। उसका सारा कीमती सामान, क्रेडिट कार्ड, विदेशी मुद्रा और कपड़े, सब कुछ उसी बैग में सुरक्षित थे। बस अगर कुछ गायब था तो वह था उसका पासपोर्ट। केतन बुरी तरह परेशान हो गया और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर सिर्फ एक पासपोर्ट कैसे और कहाँ चोरी हो सकता है। उस विकट परिस्थिति में भी सिया उसके बगल में खड़ी होकर उसे ढाढ़स बंधाने और सांत्वना देने का एक बेहतरीन नाटक कर रही थी, जबकि कड़वी असलियत यह थी कि यह पूरी तरह से सिया की ही एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। सिया ने ही घर से निकलते वक्त या गाड़ी में बड़ी चालाकी से केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया था,
ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप किसी भी कीमत पर रद्द हो जाए। वह किसी भी हाल में केतन के साथ अकेले किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं केतन उसके करीब न आ जाए या उसका कोई राज न खुल जाए। केतन मायूस और उदास होकर एयरपोर्ट से वापस अपने घर लौट आया और खुद को ही कोसने लगा कि शायद उसी की कोई लापरवाही रही होगी। लेकिन यह पासपोर्ट वाली घटना तो सिर्फ उस खौफनाक साजिश की एक छोटी सी शुरुआत थी। सिया और चेतन का असली मकसद तो केतन की जिंदगी को ही समाप्त करना था, और इसके लिए उन्होंने पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले को अपने क्राइम स्पॉट के रूप में चुना। लोहगढ़ किला अपनी खड़ी चढ़ाई, संकरे रास्तों और दोनों तरफ स्थित गहरी जानलेवा खाइयों के लिए जाना जाता है। वहाँ कई ऐसी वीरान जगहें हैं जहाँ अगर किसी इंसान का थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़े तो उसका नीचे बचना नामुमकिन है। 31 मई को सिया पहली बार केतन को ट्रैकिंग और घूमने के बहाने लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी। उस दिन उन दोनों का इरादा केतन को ऊंचाई से नीचे गिराने का था, लेकिन उस दिन रविवार होने के कारण किले पर सैलानियों की भारी भीड़ मौजूद थी और पुरातत्व विभाग के सुरक्षा गार्ड्स के साथ साथ कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। कानून के शिकंजे में पकड़े जाने के डर से सिया ने उस दिन अपने कदम पीछे खींच ली और दोनों सही सलामत वापस नीचे आ गए। मगर सिया के सिर पर तो केतन को रास्ते से हटाने का भूत सवार था। उसने हार नहीं मानी और 14 जून को फिर से एक नई और खतरनाक योजना बनाई। वह केतन को दोबारा लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए ले जाने में कामयाब रही। उस दिन पहाड़ी पर मौसम थोड़ा खराब था। तेज हवाएं चल रही थीं और हल्की धुंध थी। किले की एक ऐसी वीरान जगह पर जहां सामान्य तौर पर पर्यटक नहीं जाते थे, सिया केतन को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर ले गई। वहां पहुंचकर जब केतन का पूरा ध्यान पहाड़ियों की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने में था, सिया ने पीछे से पूरी ताकत लगाकर उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। केतन इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा गहरी खाई की तरफ लुढ़क गया। लेकिन उस दिन किस्मत पूरी तरह से केतन के साथ थी। नीचे गिरते वक्त उसका हाथ चट्टान की दरार से लटकती हुई एक बेहद मजबूत जंगली पेड़ की झाड़ी पर पड़ गया। मौत को सामने देख केतन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को कसकर पकड़ लिया। वह हवा में झूल रहा था, उसके पैर नीचे खाई में लटके थे और वह डर से कांपते हुए पसीने से भीग चुका था। सिया ऊपर पहाड़ी के किनारे खड़ी होकर यह सब अपनी आंखों से देख रही थी और वह अंदर ही अंदर इस बात से बुरी तरह परेशान और गुस्से में थी कि उसका इतना सटीक प्लान आखिर फेल कैसे हो गया। जब केतन ने हाँफते हुए ऊपर की तरफ देखा तो सिया ने तुरंत अपने चेहरे के खूनी भावों को बदला और जोर जोर से चीखने चिल्लाने और रोने का नाटक शुरू कर दिया, ताकि नीचे कोई आए तो उससे लगे कि वह अपने मंगेतर को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब केतन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हुए किसी तरह घिसटकर ऊपर चढ़ा और बदहवास हालत में जमीन पर बैठ गया, तो सिया ने रोते हुए तुरंत एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी। उसने केतन के गले लगकर कहा कि वहां अचानक झाड़ियों से एक बहुत बड़ा और जहरीला सांप बाहर आ गया था, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गई और घबराहट में पीछे हटते हुए उसका हाथ केतन को लग गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। केतन जो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकलकर आया था, उसका दिल इतना साफ था कि उसने अपनी होने वाली पत्नी की इस रोती हुई सूरत और मनगढ़ंत कहानी पर एक बार फिर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सच में यह सिर्फ एक अनजाना और भयानक हादसा था। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वह अपने घर की लक्ष्मी बनाने जा रहा है, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी और खौफनाक मौत की साजिश रच चुकी है। लेकिन इस असफल प्रयास के बाद जो होने वाला था, वह मानवीय क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला था। 14 जून का यह प्लान फेल होने के बाद सिया और चेतन के अंदर एक अजीब सी घबराहट और छटपटाहट पैदा हो गई थी, क्योंकि शादी की तारीख अब बिल्कुल सिर पर आ चुकी थी और घर में शादी के कार्ड बंटने शुरू हो गए थे। इस बीच 19 जून को सिया का 20वां जन्मदिन आने वाला था। केतन, जो अपनी मंगेतर को दुनिया की सारी खुशियां और सम्मान देना चाहता था, उसने इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए
पुणे के पास स्थित मशहूर हिल स्टेशन महाबलेश्वर के एक बेहद आलीशान और महंगे रिसोर्ट में पूरे 40 कमरे एडवांस में बुक कर लिए थे। वह चाहता था कि सिया के परिवार, उसके दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वहां एक बहुत ही शानदार और ग्रैंड बर्थडे पार्टी का आयोजन किया जाए। लेकिन सिया किसी भी हाल में केतन के साथ अपना यह जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी, क्योंकि उसका इरादा कुछ और ही था। उसने केतन को अपनी मीठी आवाज में मनाते हुए जिद की कि महाबलेश्वर जाने के बजाय उसके कॉलेज के कुछ बेहद खास पुराने दोस्त उसके लिए पुणे में ही एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखना चाहते हैं, और वह अपना यह जन्मदिन सिर्फ उन्हीं के साथ मनाना चाहती है। केतन अपनी मंगेतर की किसी भी इच्छा को टालना नहीं जानता था। उसने सहर्ष उसकी इस बात को मान लिया और महाबलेश्वर की बुकिंग को कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद 18 जून का वह काला और मनहूस दिन आ ही गया, जो अग्रवाल परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीनने वाला था। सिया ने सुबह सुबह फिर से वही पुराना बहाना बनाया कि वह जन्मदिन की पार्टी से पहले मानसिक शांति और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए एक बार फिर लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग करना चाहती है। केतन बिना किसी संकोच के अपनी गाड़ी उठाकर सिया के साथ तीसरी बार लोहगढ़ किले की तरफ निकल पड़ा। लेकिन इस बार की यह साजिश सिर्फ सिया के धक्के तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस बार पूरी तैयारी और फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी ताकि केतन किसी भी सूरत में जिंदा न बच सके। उनके पीछे पीछे सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भी अपनी जुपिटर स्कूटी पर सवार होकर लोहगढ़ किले के रास्ते पर निकल चुका था। चेतन काफी शातिर अपराधी की तरह सोच रहा था। वह जानता था कि हाईवे और किले के रास्ते में कई जगहों पर पुलिस के और निजी प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जो उसकी पहचान को उजागर कर सकते हैं। उस दिन पहाड़ी पर मौसम थोड़ा खराब था। तेज हवाएं चल रही थीं और हल्की धुंध थी। किले की एक ऐसी वीरान जगह पर जहां सामान्य तौर पर पर्यटक नहीं जाते थे, सिया केतन को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर ले गई। वहां पहुंचकर जब केतन का पूरा ध्यान पहाड़ियों की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने में था, सिया ने पीछे से पूरी ताकत लगाकर उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। केतन इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा गहरी खाई की तरफ लुढ़क गया। लेकिन उस दिन किस्मत पूरी तरह से केतन के साथ थी। नीचे गिरते वक्त उसका हाथ चट्टान की दरार से लटकती हुई एक बेहद मजबूत जंगली पेड़ की झाड़ी पर पड़ गया। मौत को सामने देख केतन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को कसकर पकड़ लिया। वह हवा में झूल रहा था। उसके पैर नीचे खाई में लटके थे और वह डर से कांपते हुए पसीने से भीग चुका था। सिया ऊपर पहाड़ी के किनारे खड़ी होकर यह सब अपनी आंखों से देख रही थी, और वह अंदर ही अंदर इस बात से बुरी तरह परेशान और गुस्से में थी कि उसका इतना सटीक प्लान आखिर फेल कैसे हो गया। जब केतन ने हाँफते हुए ऊपर की तरफ देखा, तो सिया ने तुरंत अपने चेहरे के खूनी भावों को बदला और जोर जोर से चीखने चिल्लाने और रोने का नाटक शुरू कर दिया, ताकि नीचे कोई आए तो उसे लगे कि वह अपने मंगेतर को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब केतन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हुए किसी तरह घिसटकर ऊपर चढ़ा और बदहवास हालत में जमीन पर बैठ गया, तो सिया ने रोते हुए तुरंत एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी। उसने केतन के गले लगकर कहा कि वहां अचानक झाड़ियों से एक बहुत बड़ा और जहरीला सांप बाहर आ गया था, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गई और घबराहट में पीछे हटते हुए उसका हाथ केतन को लग गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। केतन, जो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया था, उसका दिल इतना साफ था कि उसने अपनी होने वाली पत्नी की इस रोती हुई सूरत और मनगढ़ंत कहानी पर एक बार फिर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सच में यह सिर्फ एक अनजाना और भयानक हादसा था। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वह अपने घर की लक्ष्मी बनाने जा रहा है, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी और खौफनाक मौत की साजिश रच चुकी है। लेकिन इस असफल प्रयास के बाद जो होने वाला था, वह मानवीय क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला था। 14 जून का यह प्लान फेल होने के बाद सिया और चेतन के अंदर एक अजीब सी घबराहट और छटपटाहट पैदा हो गई थी, क्योंकि शादी की तारीख अब बिल्कुल सिर पर आ चुकी थी और घर में शादी के कार्ड बंटने शुरू हो गए थे। इस बीच 19 जून को सिया का 20वां जन्मदिन आने वाला था।
केतन जो अपनी मंगेतर को दुनिया की सारी खुशियां और सम्मान देना चाहता था, उसने इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए पुणे के पास स्थित मशहूर हिल स्टेशन महाबलेश्वर के एक बेहद आलीशान और महंगे रिसोर्ट में पूरे 40 कमरे एडवांस में बुक कर लिए थे। वह चाहता था कि सिया के परिवार, उसके दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वहां एक बहुत ही शानदार और ग्रैंड बर्थडे पार्टी का आयोजन किया जाए। लेकिन सिया किसी भी हाल में केतन के साथ अपना यह जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी, क्योंकि उसका इरादा कुछ और ही था। उसने केतन को अपनी मीठी आवाज में मनाते हुए जिद की कि महाबलेश्वर जाने के बजाय उसके कॉलेज के कुछ बेहद खास पुराने दोस्त उसके लिए पुणे में ही एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखना चाहते हैं, और वह अपना यह जन्मदिन सिर्फ उन्हीं के साथ मनाना चाहती है। केतन अपनी मंगेतर की किसी भी इच्छा को टालना नहीं जानता था। उसने सहर्ष उसकी इस बात को मान लिया और महाबलेश्वर की बुकिंग को कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद 18 जून का वह काला और मनहूस दिन आ ही गया, जो अग्रवाल परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीनने वाला था। सिया ने सुबह सुबह फिर से वही पुराना बहाना बनाया कि वह जन्मदिन की पार्टी से पहले मानसिक शांति और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए एक बार फिर लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग करना चाहती है। केतन बिना किसी संकोच के अपनी गाड़ी उठाकर सिया के साथ तीसरी बार लोहगढ़ किले की तरफ निकल पड़ा। लेकिन इस बार की यह साजिश सिर्फ सिया के धक्के तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस बार पूरी तैयारी और फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी, ताकि केतन किसी भी सूरत में जिंदा न बच सके। उनके पीछे पीछे सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भी अपनी जुपिटर स्कूटी पर सवार होकर लोहगढ़ किले के रास्ते पर निकल चुका था। चेतन काफी शातिर अपराधी की तरह सोच रहा था। वह जानता था कि हाईवे और किले के रास्ते में कई जगहों पर पुलिस के और निजी प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जो उसकी पहचान को उजागर कर सकते हैं। इसलिए उस भयंकर गर्मी, उमस और चिलचिलाती धूप के मौसम में भी उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बेहद मोटी फुल स्लीव हुडी पहन रखी थी, सिर पर एक बड़ी कैप लगा रखी थी और चेहरे को रुमाल से ढक रखा था। इतना ही नहीं, वह इस बात से भी वाकिफ था कि पुलिस मोबाइल टावर की लोकेशन से अपराधियों को तुरंत दबोच लेती है। इसलिए वह अपना पर्सनल मोबाइल फोन अपनी दुकान पर ही चालू हालत में छोड़ आया था, ताकि उसकी लोकेशन मार्केट में ही दिखाई दे। और वह अपने साथ काम करने वाले एक मासूम कर्मचारी का मोबाइल फोन चुपके से मांग कर लाया था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। लोहगढ़ किले के उस दूरस्थ पॉइंट पर, जिसे वहां के स्थानीय लोग और गाइड आमतौर पर नो मैंस लैंड कहते हैं, क्योंकि वहां गहरी खाई होने के कारण पर्यटकों का जाना सख्त मना है, सिया और केतन पहुंच चुके थे। यहाँ से नीचे की खाई लगभग 500 से 600 फीट गहरी थी और उसकी ढलान एकदम सीधी 90 डिग्री पर थी, जहाँ से अगर कोई इंसान गिर जाए तो पत्थरों से टकराकर उसका सुरक्षित बचना पूरी तरह असंभव था। पहाड़ी पर मौसम में हल्की धुंध छाई हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। सिया ने बहुत ही सामान्य बनते हुए केतन से कहा कि वह पहाड़ी के इस खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ उसकी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर खींचना चाहती है। केतन हमेशा की तरह अपनी मंगेतर की बात सुनकर मुस्कुराया और उस गहरी जानलेवा खाई के किनारे की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया। वह कैमरे की तरफ देखकर अलग अलग पोज बना रहा था और खुश था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान की आड़ में हुडी पहने काल के रूप में कोई उसका इंतजार कर रहा है। और तभी अचानक चेतन चौधरी अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला। सिया और चेतन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में उस वक्त कोई डर, कोई पछतावा या कोई मानवीय संवेदना नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपनी खौफनाक योजना को पूरा करने का एक पागलपन था। दोनों ने एक साथ मिलकर केतन पर पीछे से इतनी जोरदार ताकत के साथ धक्का दिया कि उस अवाक रह गए नौजवान को संभलने या पीछे मुड़ने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला। किले की उन सुनसान और पत्थरों वाली वादियों में केतन की एक आखिरी चीख गूंजी और वह अपना संतुलन खोकर उस डरावनी गहरी खाई की तरफ सीधा नीचे जा गिरा। नीचे गिरते वक्त चट्टानों और पत्थरों से शरीर के टकराने की भयानक आवाजें आईं और फिर हर तरफ एक बहुत ही गहरा और डरावना सन्नाटा पसर गया। अग्रवाल परिवार का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका था। केतन को नीचे धक्का देने के तुरंत बाद चेतन चौधरी वहां से तेजी से मुड़ा
और पहाड़ी की सूखी झाड़ियों के बीच बने गुप्त रास्तों से होता हुआ नीचे की तरफ भाग निकला। वह किले की तलहटी में खड़ी अपनी जुपिटर स्कूटी तक पहुंचा और बिना पीछे मुड़े तेज रफ्तार में पुणे की तरफ फरार हो गया। अब पहाड़ी पर शुरू हुआ सिया का वह रोने धोने का पाखंडी नाटक, जिसकी वह पिछले कई महीनों से अपने दिमाग में रिहर्सल कर रही थी। करीब 11:15 बजे पुणे में स्थित अग्रवाल परिवार के आलीशान बंगले में रखी फोन की घंटी जोर से बजी। केतन की माँ ने जब बहुत ही सहज भाव से फोन उठाया, तो दूसरी तरफ से सिया की रोती बिलखती, हांफती और कांपती हुई आवाज आ रही थी, जो कह रही थी कि मम्मी जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। केतन का पैर अचानक फिसल गया है और वह लोहगढ़ किले की छोटी से सीधे नीचे खाई में गिर गया है। यह भयानक शब्द सुनते ही केतन की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके हाथों से फोन छूटकर सीधा फर्श पर जा गिरा। पूरे घर में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते खुशियों वाला वह घर मातम के गहरे सन्नाटे में डूब गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल, जिन्हें अपने इकलौते बेटे की काबिलियत पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाज था, वह अपनी सुध-बुध खो बैठे। बिना एक पल का समय गंवाए पूरा परिवार बदहवास और रोती हुई हालत में अपनी गाड़ियों से लोहगढ़ किले की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भगवान से बस यही एक गुहार लगा रहे थे कि उनके बेटे को कुछ न हुआ हो। जैसे वह 14 जून को एक बार चमत्कारिक रूप से बच गया था, वैसे ही आज भी वह सुरक्षित वापस आ जाए। लेकिन जब अग्रवाल परिवार रोते चिल्लाते हुए किले की उस चोटी पर पहुंचा, तो वहां स्थानीय पुलिस और ट्रेकर्स की रेस्क्यू टीम पहले से ही मुस्तैद खड़ी थी। सिया जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोने का एक जबरदस्त ढोंग कर रही थी और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा गार्ड्स को बार बार वही पुरानी मनगढ़ंत कहानी सुना रही थी कि वे दोनों सेल्फी और फोटो खींच रहे थे और अचानक पैर फिसलने के कारण केतन का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। रेस्क्यू टीम के जांबाज सदस्यों ने भारी भरकम रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों के सहारे उस जानलेवा गहरी खाई में उतरना शुरू किया। ऊपर पहाड़ी के किनारे खड़ा पूरा परिवार अपनी सांसें रोके हुए रूंधे गले से ईश्वर को याद कर रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ उनकी उम्मीदें टूट रही थीं। लगभग 3 घंटे की बेहद कठिन और मशक्कत भरी खोजबीन के बाद रेस्क्यू टीम को खाई की तलहटी में पत्थरों के बीच केतन का क्षत विक्षत शरीर मिल गया। जब रस्सियों के सहारे उसके बेजान शरीर को ऊपर पहाड़ी पर लाया गया, तो वहां मौजूद सख्त से सख्त पुलिस वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम ने तुरंत केतन की नब्ज जांची और भारी मन से यह घोषणा कर दी कि केतन अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सरकारी अस्पताल के उस ठंडे और डरावने गलियारे में जब केतन की अभागी माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े के बेजान शरीर को देखा, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और वह बार बार बेहोश होने लगी। जिस बेटे की शाही शादी की तैयारियां घर में चल रही थीं, जिसके सेहरे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, आज उसी के घर के सामने गहरा मातम पसरा हुआ था और चारों तरफ लोगों की सिसकियां गूंज रही थीं। पिता विशाल अग्रवाल अस्पताल के एक कोने में बेसुध और पथराई आंखों से बैठे थे। उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, उनके कुल का दीपक और उनके इतने बड़े साम्राज्य को संभालने वाला इकलौता बेटा, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। लेकिन अपराध की दुनिया का एक दस्तूर है कि सच को चाहे कितनी भी चालाकी से दफनाया जाए, वह एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। और इस मामले में भी सच्चाई इतनी आसानी से छुपने वाली नहीं थी। 21 जून को जब केतन का अंतिम संस्कार पूरी तरह संपन्न हो चुका था और समाज के लोग शोक व्यक्त कर रहे थे, सिया अपने घर वापस लौट आई। उसके चेहरे पर अपने मंगेतर की मौत का कोई वास्तविक दुख या मलाल नहीं झलक रहा था। उसने अपने कमरे में बैठकर अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोला और बेहद लापरवाही और शातिराना अंदाज में एक स्टेटस अपडेट किया, जिसमें उसने लिखा कि केतन, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह पाखंडी स्टेटस देखकर केतन की चचेरी बहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वह 14 जून वाली सांप वाली घटना से ही सिया के व्यवहार को लेकर थोड़ी आशंकित थी। वह बिना किसी को बताए सीधे सिया के घर पहुंच गई
और उसने कमरे का दरवाजा बंद करके सिया की आंखों में आंखें डालकर उस दिन की घटना के बारे में तीखे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। अपनी होने वाली ननद के इन तीखे और सीधे सवालों के सामने सिया बुरी तरह से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और वह अपनी ही पुरानी बातों में बुरी तरह उलझने और फंसने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे, माथे पर पसीना आ रहा था और उसकी आंखों में साफ तौर पर अपनी चोरी पकड़े जाने का एक गहरा डर दिखाई दे रहा था। केतन की बहन को तुरंत इस बात का पूरा यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है और लोहगढ़ किले पर जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सिया का ही कोई बहुत बड़ा और खौफनाक राज छुपा हुआ है। उसने बिना एक पल की देरी किए अस्पताल में बैठे अपने पिता विशाल अग्रवाल को यह सारी बात विस्तार से बताई। बेटे के गम में पूरी तरह टूट चुके पिता के अंदर अपनी इकलौती संतान की मौत का सच जानने की एक नई हिम्मत और फौलादी ताकत आ गई। उन्होंने उसी वक्त पुणे के सर्वोच्च पुलिस अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है वह कोई सामान्य दुर्घटना या पैर फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी, क्रूर और ठंडे दिमाग से अंजाम दी गई मर्डर की साजिश है। पुणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब एक प्रतिष्ठित और पीड़ित पिता की इस दर्द भरी गुहार को सुना, तो मामले की संवेदनशीलता और हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड को देखते हुए इस पूरे केस की फाइल तुरंत क्राइम ब्रांच के अनुभवी और तेज तर्रार अधिकारियों की टीम को सौंप दी। पुणे पुलिस के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने इस पूरे सनसनीखेज मामले की तफ्तीश की कमान सीधे अपने हाथों में ले ली। क्राइम ब्रांच के तजुर्बेकार अधिकारियों ने सबसे पहले लोहगढ़ किले के आसपास मौजूद चश्मदीदों, स्थानीय दुकानदारों और गाइडों से नए सिरे से गहन पूछताछ शुरू की। इसी पूछताछ के दौरान किले के एक स्थानीय सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गेम चेंजिंग सुराग दिया। उस गार्ड ने बताया कि 18 जून की सुबह उसने किले के प्रतिबंधित वीरान हिस्से की तरफ एक बेहद संदिग्ध लड़के को जाते हुए देखा था, जिसने इतनी भीषण गर्मी, उमस और चिलचिलाती धूप के मौसम में भी एक मोटी फुल स्लीव हुड्डी पहन रखी थी, सिर पर कैप लगा रखी थी और कानों में बड़े हेडफोन लगा रखे थे, ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। जब गार्ड ने उसे उस तरफ जाने से रोका था, तो उस लड़के ने बेहद अजीब लहजे में कहा था कि वह वहां केवल रनिंग और कसरत करने के लिए आया है और वह वापस लौटते समय नीचे काउंटर से टिकट ले लेगा। इस महत्वपूर्ण सुराग के मिलने के बाद पुलिस की जांच का अगला और सबसे बड़ा वैज्ञानिक कदम था सिया गोयल के मोबाइल फोन के पूरे डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना। जब साइबर सेल की मदद से पुलिस ने सिया गोयल के मोबाइल नंबर की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाई, तो जो पन्ने सामने आए उन्हें देखकर तफ्तीश कर रहे पुलिस अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस सीडीआर रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि सिया के फोन से चौबीसों घंटे एक ही विशेष नंबर पर लगातार बातचीत और चैटिंग की जा रही थी और केवल सगाई के बाद के महीनों में ही उस नंबर पर 2000 से ज्यादा बार कॉल्स की गई थी। जब पुलिस ने उस संदिग्ध नंबर के स्वामित्व की जांच की, तो पता चला कि वह नंबर किसी और का नहीं, बल्कि एपीएमसी मार्केट के ड्राई फ्रूट्स व्यापारी चेतन चौधरी का था। अब पुणे पुलिस को इस उलझी हुई और खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी का असली सूत्रधार साफ साफ नजर आने लगा था। क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने बिना कोई समय गंवाए सरकारी अस्पताल के उस ठंडे और डरावने गलियारे में जब केतन की अभागी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े के बेजान शरीर को देखा, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और वह बार बार बेहोश होने लगी। जिस बेटे की शाही शादी की तैयारियां घर में चल रही थीं, जिसके सेहरे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, आज उसी के घर के सामने गहरा मातम पसरा हुआ था और चारों तरफ लोगों की सिसकियां गूंज रही थीं। पिता विशाल अग्रवाल अस्पताल के एक कोने में बेसुध और पथराई आंखों से बैठे थे। उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, उनके कुल का दीपक और उनके इतने बड़े साम्राज्य को संभालने वाला इकलौता बेटा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। लेकिन अपराध की दुनिया का एक दस्तूर है कि सच को चाहे कितनी भी चालाकी से दफनाया जाए, वह एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। और इस मामले में भी सच्चाई इतनी आसानी से छुपने वाली नहीं थी।
21 जून को जब केतन का अंतिम संस्कार पूरी तरह संपन्न हो चुका था और समाज के लोग शोक व्यक्त कर रहे थे, सिया अपने घर वापस लौट आई। उसके चेहरे पर अपने मंगेतर की मौत का कोई वास्तविक दुख या मलाल नहीं झलक रहा था। उसने अपने कमरे में बैठकर अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोला और बेहद लापरवाही और शातिराना अंदाज में एक स्टेटस अपडेट किया, जिसमें उसने लिखा कि केतन, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह पाखंडी स्टेटस देखकर केतन की चचेरी बहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वह 14 जून वाली सांप वाली घटना से ही सिया के व्यवहार को लेकर थोड़ी आशंकित थी। वह बिना किसी को बताए सीधे सिया के घर पहुंच गई और उसने कमरे का दरवाजा बंद करके सिया की आंखों में आंखें डालकर उस दिन की घटना के बारे में तीखे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। अपनी होने वाली ननद के इन तीखे और सीधे सवालों के सामने सिया बुरी तरह से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और वह अपनी ही पुरानी बातों में बुरी तरह उलझने और फंसने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे, माथे पर पसीना आ रहा था और उसकी आंखों में साफ तौर पर अपनी चोरी पकड़े जाने का एक गहरा डर दिखाई दे रहा था। केतन की बहन को तुरंत इस बात का पूरा यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है और लोहगढ़ किले पर जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे सिया का ही कोई बहुत बड़ा और खौफनाक राज छुपा हुआ है। उसने बिना एक पल की देरी किए अस्पताल में बैठे अपने पिता विशाल अग्रवाल को यह सारी बात विस्तार से बताई। बेटे के गम में पूरी तरह टूट चुके पिता के अंदर अपनी इकलौती संतान की मौत का सच जानने की एक नई हिम्मत और फौलादी ताकत आ गई। उन्होंने उसी वक्त पुणे के सर्वोच्च पुलिस अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है, वह कोई सामान्य दुर्घटना या पैर फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी, क्रूर और ठंडे दिमाग से अंजाम दी गई मर्डर की साजिश है। पुणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब एक प्रतिष्ठित और पीड़ित पिता की इस दर्द भरी गुहार को सुना, तो मामले की संवेदनशीलता और हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड को देखते हुए इस पूरे केस की फाइल तुरंत क्राइम ब्रांच के अनुभवी और तेज तर्रार अधिकारियों की टीम को सौंप दी। पुणे पुलिस के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने इस पूरे सनसनीखेज मामले की तफ्तीश की कमान सीधे अपने हाथों में ले ली। क्राइम ब्रांच के तजुर्बेकार अधिकारियों ने सबसे पहले लोहगढ़ किले के आसपास मौजूद चश्मदीदों, स्थानीय दुकानदारों और गाइडों से नए सिरे से गहन पूछताछ शुरू की। इसी पूछताछ के दौरान किले के एक स्थानीय सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गेम चेंजिंग सुराग दिया। उस गार्ड ने बताया कि 18 जून की सुबह उसने किले के प्रतिबंधित वीरान हिस्से की तरफ एक बेहद संदिग्ध लड़के को जाते हुए देखा था, जिसने इतनी भीषण गर्मी, उमस और चिलचिलाती धूप के मौसम में भी एक मोटी फुल स्लीव हुडी पहन रखी थी, सिर पर कैप लगा रखी थी और कानों में बड़े हेडफोन लगा रखे थे ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। जब गार्ड ने उसे उस तरफ जाने से रोका था, तो उस लड़के ने बेहद अजीब लहजे में कहा था कि वह वहां केवल रनिंग और कसरत करने के लिए आया है और वह वापस लौटते समय नीचे काउंटर से टिकट ले लेगा। इस महत्वपूर्ण सुराग के मिलने के बाद पुलिस की जांच का अगला और सबसे बड़ा वैज्ञानिक कदम था सिया गोयल के मोबाइल फोन के पूरे डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना। जब साइबर सेल की मदद से पुलिस ने सिया गोयल के मोबाइल नंबर की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाई, तो जो पन्ने सामने आए, उन्हें देखकर तफ्तीश कर रहे पुलिस अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस सीडीआर रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि सिया के फोन से चौबीसों घंटे एक ही विशेष नंबर पर लगातार बातचीत और चैटिंग की जा रही थी और केवल सगाई के बाद के महीनों में ही उस नंबर पर 2000 से ज्यादा बार कॉल्स की गई थीं। जब पुलिस ने उस संदिग्ध नंबर के स्वामित्व की जांच की, तो पता चला कि वह नंबर किसी और का नहीं, बल्कि एपीएमसी मार्केट के ड्राई फ्रूट्स व्यापारी चेतन चौधरी का था। अब पुणे पुलिस को इस उलझी हुई और खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी का असली सूत्रधार साफ साफ नजर आने लगा था। क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने बिना कोई समय गंवाए उसी वक्त चेतन चौधरी की मार्केट स्थित दुकान और उसके गोदाम पर अचानक छापा मार दिया। वहां काम करने वाले कर्मचारियों को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो वे बुरी तरह घबरा गए
और उन्होंने कांपते हुए सच उगल दिया कि 18 जून की सुबह चेतन भाई अपना पर्सनल मोबाइल फोन जानबूझकर दुकान के गल्ले में ही चालू छोड़कर चले गए थे और वे अपने साथ काम करने वाले एक छोटे कर्मचारी का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर कहीं बाहर गए थे। इसके बाद पुलिस ने हाईवे से लेकर लोहगढ़ किले के पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में लगे तमाम सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालना शुरू किया। उन सीसीटीवी फुटेजों की गहन जांच में पुलिस को वह पक्का सबूत मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा था कि एक लड़का जिसने वही मोटी हुडी और कैप पहन रखी थी, वह एक जुपिटर स्कूटी पर सवार होकर बेहद तेज रफ्तार में लोहगढ़ किले की तरफ जा रहा था और घटना के ठीक 1 घंटे बाद उसी स्कूटी से वापस पुणे की तरफ भाग रहा था। जब पुलिस ने उस स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की, तो वह नंबर चेतन चौधरी के नाम पर ही रजिस्टर्ड पाया गया और फुटेज में दिख रहे लड़के की कद काठी भी चेतन से पूरी तरह मेल खा रही थी। अब पुलिस के पास केवल शक या सुराग नहीं थे, बल्कि अदालती कार्रवाई के लिए दो पुख्ता और वैज्ञानिक सबूत मौजूद थे। 23 जून की वह काली रात आरोपी सिया और चेतन के लिए पापों के घड़े के फूटने की रात बनकर आई। पुलिस की कई गाड़ियां बिना सायरन बजाए पुणे की सुनसान सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थीं। रात के ठीक 2 बजे भारी पुलिस बल ने चेतन चौधरी के पुश्तैनी घर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। जब चेतन ने बेहद नींद में और सामान्य बनते हुए दरवाजा खोला, तो सामने भारी तादाद में वर्दीधारी और हथियारबंद पुलिस वालों को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह थर थर कांपने लगा। पुलिस ने उसे 1 सेकंड सिया, जो अभी भी अपने घर में एक बेचारी मासूम और दुखी मंगेतर होने का बेहतरीन ड्रामा कर रही थी, सुबह सुबह अपने घर के लिविंग रूम में पुलिस अधिकारियों को देखकर अंदर तक दहल गई और उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो गया। पुलिस ने उसे भी हत्या की साजिश के आरोप में विधिवत गिरफ्तार कर लिया और दोनों को अलग अलग सरकारी गाड़ियों में बैठाकर क्राइम ब्रांच के लॉकअप में ले आई। थाने के उस बंद और सख्त कमरे में जब पुलिस के आला अधिकारियों ने अपना पेशेवर और कड़ा रवैया अख्तियार किया और एक एक करके सीडीआर रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें और गवाहों के बयान टेबल पर पटकने शुरू किए, तो शातिर चेतन चौधरी ज्यादा देर तक अपने झूठ के मलबे पर टिक नहीं सका। वह घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस के सामने पूरी क्रूर सच्चाई उगलते हुए बताया कि कैसे सिया इस अमीर परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी और कैसे उन दोनों ने मिलकर पिछले कई महीनों से केतन को पूरी तरह से रास्ते से हटाने की जानलेवा प्लानिंग की थी। उसने कबूल किया कि एयरपोर्ट पर पासपोर्ट गायब करने से लेकर 14 जून को सांप का बहाना बनाकर धक्का देने का नाटक और अंततः 18 जून को नो मैंस लैंड पर ले जाकर केतन को 500 फीट गहरी खाई में दोनों हाथों से धक्का देने की पूरी वारदात को उन्होंने किस तरह बेरहमी से अंजाम दिया था। जब यह खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर मीडिया के कैमरों और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में आग की तरह फैली, तो हर सुनने वाला इंसान सन्न रह गया। पूरे देश के अखबारों और बड़े न्यूज चैनलों की हेडलाइंस उस मासूम दिखने वाली सिया गोयल के इस खूनी और शातिराना चेहरे की खबरों से पट गई। इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मर्डर केस की अदालती कार्यवाही और सामाजिक प्रभावों पर विस्तृत चर्चा को जारी रखने से पहले हम अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर बेहद विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि हमारे इस खोजी और खोजी पत्रकारिता के प्रयास को अपना समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही इस पूरी घटना और आज के समाज में बदलते रिश्तों के इस रूप पर आपकी क्या व्यक्तिगत सोच है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रियाएं समाज को जागरूक करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। क्राइम ब्रांच की इस त्वरित और बेहतरीन कार्रवाई के बाद जब दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय जिला अदालत में पेश किया गया, तो वहां का नजारा बेहद तनावपूर्ण था। हद तो तब पार हो गई जब कोर्ट रूम के भीतर चेतन चौधरी और सिया के महंगे वकीलों ने जज के सामने खड़े होकर बड़े ही आत्मविश्वास और आक्रामक लहजे में यह दलील देनी शुरू कर दी कि पुलिस की यह पूरी मर्डर थ्योरी और कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत, काल्पनिक और उनके मुवक्किलों को फंसाने के लिए बनाई गई है। बचाव पक्ष के वकीलों का मुख्य तर्क यह था कि यह कोई सोची समझी हत्या या साजिश का मामला नहीं है,
बल्कि यह सिर्फ एक दुखद और अनजाना पहाड़ी हादसा है जिसमें केतन का पैर फिसल गया था। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि खुद स्थानीय पुलिस ने घटना के पहले दिन इसे एक एक्सीडेंटल डेथ मानकर मामला दर्ज किया था और अब राजनीतिक और सामाजिक दबाव में आकर 10 दिन बाद इसे एक मर्डर का रूप दिया जा रहा है। बचाव पक्ष के वकीलों की इन असंवेदनशील और कड़वी दलीलों को सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद केतन के अभागे माता पिता और रिश्तेदारों का गुस्सा और रोना फूट पड़ा। केतन के पिता विशाल अग्रवाल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने की एक अजीब सी फौलादी सख्ती और दर्द मौजूद था। उन्होंने अदालत की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद भारी मीडिया और कैमरों के सामने रोते हुए बेहद मार्मिक बयान दिया। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा कि अगर उस लड़की को मेरे सीधे साधे बेटे से शादी नहीं करनी थी, अगर वह किसी और से प्यार करती थी, तो वह सीधा आकर मुझसे या अपने खुद के माता पिता से एक बार कह देती। अगर वह लोकलाज के डर से बोल नहीं सकती थी, तो वह मुझे उस लड़के के साथ अपनी एक साधारण तस्वीर ही व्हाट्सएप पर भेज देती। मैं खुद अपने बेटे की जिंदगी के बीच से हट जाता और सम्मान के साथ इस रिश्ते को उसी वक्त तोड़ देता। लेकिन उन्होंने अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मेरे बेगुनाह और मासूम बेटे की इतनी बेरहमी से जान क्यों ली? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? पिता ने रोते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा कि आज मेरा पूरा वंश खत्म हो गया है। जो बेटा मेरा गर्व था, मेरे इस 600 करोड़ के साम्राज्य का वारिस था और मेरे बुढ़ापे की लाठी था, आज वह हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर मिट्टी में मिल चुका है। मैं देश की न्याय व्यवस्था, माननीय न्यायाधीश महोदय और पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर बस यही भीख मांगता हूँ कि इन दोनों क्रूर हत्यारों को कानून की किताबों में दर्ज कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी लड़की या लड़का किसी अमीर या गरीब बेगुनाह के भरोसे का इस तरह खून करने की हिम्मत न कर सके। केतन की बूढ़ी माँ का भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। महिला पुलिसकर्मी उन्हें संभाल रही थी और वह बार बार छाती पीटकर बस यही कह रही थी कि मैंने सिया को अपने घर की बहू नहीं, बल्कि अपनी खुद की सगी बेटी से भी बढ़कर माना था। मैंने उसे सगाई के पहले दिन ही अपने घर बुलाकर बड़े प्यार से समझा दिया था कि हमारे परिवार के कुछ अपने पारंपरिक और सात्विक संस्कार हैं। हमारे यहाँ लेट नाइट पार्टियों या शराब का कोई चलन नहीं है। और उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने मेरी ममता का, मेरे वात्सल्य का और मेरे बेटे के सच्चे प्यार का ऐसा खौफनाक सिला दिया कि उसने मेरे कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। रोती हुई माँ ने कहा कि सिर्फ सिया ही नहीं, बल्कि इस पूरी साजिश के पीछे और इस सच को छुपाने में जो कोई भी शामिल है, उन सबको कानून के द्वारा सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। केतन के चाचा, जिन्होंने दोनों परिवारों के बीच मध्यस्थ बनकर इस रिश्ते को बड़े चाव से तय करवाया था, वे खुद को कोर्ट रूम के बाहर दीवार से सिर टिकाकर कोस रहे थे। वे रोते हुए कह रहे थे कि मैंने ही विशाल भाई से 10 बार गारंटी लेकर कहा था कि लड़की बहुत ही शांत, घरेलू और संस्कारी परिवार की है। इस रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आज मैं किस मुंह से अपने भाई के सामने खड़ा हूँ? मेरा खुद का विवेक मर चुका है। मैं माननीय जांच अधिकारियों और जज साहब से विनती करता हूँ कि इन दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए एक नजीर बन जाए। यह रूह कंपा देने वाली और दुखद मर्डर मिस्ट्री सिर्फ किसी अखबार की एक सामान्य न्यूज रिपोर्ट या किसी क्राइम शो की कोई काल्पनिक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि यह आज के आधुनिक होते हमारे 21वीं सदी के समाज की एक बहुत ही गंभीर, डरावनी और कड़वी असलियत को बयां करती है। यह पूरी घटना हर एक माता-पिता, हर एक नौजवान और पूरे समाज को अंदर तक यह सोचने पर मजबूर करती है कि आज के भौतिकवादी और दिखावे के दौर में किसी भी इंसान पर उसकी बाहरी मासूमियत को देखकर आंख बंद करके अटूट भरोसा करना कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। एक तरफ वह अग्रवाल परिवार था जो अपनी होने वाली बहू पर इस कदर विश्वास कर रहा था कि उसके हर सपने को पूरा करने के लिए 17 करोड़ रुपए का आलीशान मंडप सजा रहा था, दो दो चार्टर्ड प्लेन बुक कर रहा था, और दूसरी तरफ उसी लड़की के भीतर एक बेगुनाह,
और सीधे इंसान को तड़पा तड़पा कर मार डालने की खौफनाक साजिश की आग सुलग रही थी। प्यार, हवस और धोखे का यह खूनी खेल इस कदर खेला गया कि हंसता खेलता समृद्ध और खुशहाल परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया और उनका सब कुछ तबाह हो गया। यह कहानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक भी सिखाती है कि अगर किसी भी मानवीय रिश्ते में आपकी अपनी रजामंदी नहीं है, अगर आपका दिल किसी और के लिए धड़कता है या आप किसी और से प्यार करते हैं, तो समाज और परिवार के सामने खड़े होकर सच बोलने की हिम्मत आपके भीतर होनी चाहिए। एक अदद छोटा सा सच, एक छोटी सी बेबाक बात, कई मासूम जिंदगियां और हंसते खेलते परिवारों को तबाह होने से बचा सकती थी। लेकिन अपनी सामाजिक कायरता और एक झूठ को छुपाने की जिद ने आज 3 परिवारों की जिंदगी को पूरी तरह नर्क बना दिया है। केतन अग्रवाल के साथ लोहगढ़ किले की उस चोटी पर जो कुछ भी हुआ, वह इस देश के किसी भी दूसरे बेगुनाह नौजवान के साथ नहीं होना चाहिए। वर्तमान में पुणे क्राइम ब्रांच ने अदालत के सामने अपनी पुख्ता चार्जशीट दाखिल कर दी है और दोनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे अपनी इस क्रूर कृत्य की कानूनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। कानून पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि केतन अग्रवाल की आत्मा और उसके इस अभागे परिवार को कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। इस पूरी सच्ची और वास्तविक आपराधिक घटना को आपके सामने इस विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य किसी की भी व्यक्तिगत या पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, समाज में डर का माहौल पैदा करना या किसी को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक मकसद आपको, आपके परिवार को और हमारे पूरे भारतीय समाज को आंतरिक रूप से जागरूक और सतर्क करना है। आज के इस दौर में अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखिए, अपने बच्चों के व्यवहार को समझिए और अपने आसपास के लोगों की असलियत को पहचानने का प्रयास कीजिए, ताकि किसी भी घर का चिराग इस तरह किसी साजिश का शिकार न हो सके। अपने जीवन को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें और हमेशा कानून का सम्मान करें।